तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डेटा की, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। तो पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा कुड बी एनीथिंग। नंबर्स हैं, डेटा है। 1 2 3 4 डेटा है। 1.4 1.6 1.7 2.9 डेटा है। एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज, मैंगो फ्रूट्स के नाम हैं, डेटा है। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके नाम डेटा है। तो ये सब कुछ डेटा है। तो यानी डेटा कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इंटीजर, इट कुड बी कैरेक्टर, इट कुड बी फ्लोट, इट कुड बी स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों। तो इसी डेटा को जब हम एक ऑर्गेनाइज वे में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, क्या कहा मैंने? ऑर्गेनाइज वे में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको हमें रिट्रीव करने में आसानी हो, तो उसी को हम कह देते हैं डेटा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा। ठीक है बच्चों। तो जब हम डेटा को एक खास तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दें ताकि जब जरूरत हो तो उसे आसानी से रिट्रीव किया जा सके, हम कह देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बच्चों अब हम क्यों इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं? अब सोचो, आपका सामान अगर ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होगा, आपकी सारी बुक्स प्रॉपर जगह रखी होंगी, तो जब आप स्कूल जाओगे तो अपना बैग लगाते वक्त आपको आसानी होगी कि नहीं होगी? है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड तरीके में स्टोर किया जा सके। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है ना। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चों कंप्यूटर में इतना सारा डेटा है, हम चाहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है ना वो फटाफट से हमें सारी की सारी जो डेटा जो भी हमें चाहिए फटाफट से दे दे और कम मेमोरी स्पेस भी लगे। ठीक है। तो चीज़ें हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेटा है ह्यूज, स्पेस भी चाहिए और टाइम भी कम लगाना है। तो हमें करना होता है कुछ ऐसा खास इंतजाम ताकि जल्दी से वो रिट्रीव किया जा सके, कम से कम मेमोरी स्पेस के साथ और कम से कम टाइम के साथ आसानी से लिया जा सके। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी क्या करते हैं भाई। क्या हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं? हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैसे डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है लॉजिकल तरीके से और मैथमेटिकल तरीके से। ये सब हम सीखने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे बच्चों कि जो हमारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो इसमें हम किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम सी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या जावा में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये सब हम सीखते हैं, यानी इंप्लीमेंटेशन सीखते हैं। तो प्रोग्राम हम बनाना सीखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से कम मेमोरी के साथ और कम टाइम के साथ हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन की। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है ना उसको बच्चों दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होती है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरी होती है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होती है, ये मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये रेडीमेड होती है, कंपाइलर के साथ इनबिल्ट रहती है, कंपाइलर के साथ ही आती है, आपने कुछ नहीं करना होता है, सीधा यूज़ करना होता है। कंपाइलर क्या होता है? अरे भाई, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं, है ना। जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, तो ये हमारे कंपाइलर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको सीधे यूज़ कर सकते हैं हम जब कोडिंग करते हैं, और साथ ही साथ जब मशीन कोडिंग हम करते हैं तो इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है होती हैं बच्चों, वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट किए जाती हैं। ठीक है। और ये जो है ना, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं, यानी आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हो। ठीक। तो लेकिन जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको आप अपना नाम नहीं दे सकते हो। जैसे इंटीजर को इंटीजर ही कहेंगे, फ्लोट को फ्लोट ही कहेंगे, लेकिन जो कंपाउंड में हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको आप अपना नाम दे सकते हो, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। अब ये जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, ये दो तरीके होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब क्या हो गया? एक लाइन में, यानी कि जब कंजिक्यूटिवली हम सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब अपने स्कूल या कॉलेज की असेंबली में खड़े होते हो, सब एक लाइन बना के खड़े हो जाते हो, तो दैट इज लीनियर, है ना। और जब हम लाइन बना के नहीं खड़े होते हैं, रैंडमली कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा फ्रेंड कहाँ पर है, ठीक है, पूरे ग्राउंड पर कहाँ पर है, एक बंदा वहाँ पर है, दूसरे बंदे को तीसरे बंदे के बारे में पता है, तो उसको हम कह देते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसमें आते हैं एग्जांपल्स आपके एरे हैं, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। जबकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आते हैं ट्री, ग्राफ और
फाइल्स। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आ गया लीनियर और नॉन लीनियर का। तो बच्चों ये जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब जिसमें प्राइमरी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल होता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन सब का जब इस्तेमाल होता है तो उसे हम कह देते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और ये जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। यूज़र कुछ भी नाम दे के बना सकता है, नई तरह की डेटा स्ट्रक्चर बना सकता है। और ये जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होती है ये दो तरह की होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सीक्वेंशियली यानी एक के बाद एक दूसरा, जैसे कि आप लोग असेंबली में खड़े होते हो, तो ये एरेज और लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है। नॉन लीनियर में क्या होता है कि सीक्वेंशियली हम नहीं खड़े होते, है ना, जैसे असेंबली के टाइम खड़े होते हैं वैसे नहीं खड़े होते, रैंडमली कोई भी कहीं भी हो सकता है कंप्यूटर की मेमोरी में, है ना। तो जो डेटा आइटम्स होते हैं वो कहीं भी मेमोरी में हो सकते हैं, लेकिन एक डेटा आइटम को दूसरे डेटा आइटम का मेमोरी एड्रेस पता होता है कि साहब जो पहला ए है वो ए को पता होता है कि बी कहाँ पर है, बी को पता होता है सी कहाँ पर है, सी को पता होता है डी कहाँ पर है। तो इस तरीके से ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद डी तक हम पहुँचते चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं बच्चों ट्रीज और ग्राफ्स। ठीक, तो जैसे अभी हमने बात की डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज वे में हम हमारा डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है ना। तो अब हमें अगर और डेटा ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशंस हो जाएंगी कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकती हैं। अगर हमें उस लिस्ट में और एलिमेंट ऐड करने हैं तो हमारा एडिशन हो जाएगा। अगर हमें कोई रिमूव करना है, ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी डेटा आइटम को, या हमारे पास बहुत सारी डेटा आइटम्स हैं उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं बहुत सारे, तो उन सबको अगर हम सॉर्टेड फॉर्म में देखेंगे तो हमें आसानी होती है किसी भी स्टूडेंट को ढूंढने में, है ना। नंबर्स अगर सॉर्टेड वे में होते हैं यानी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो हमें आसानी हो जाती है एलिमेंट्स को सर्च करने में। सर्चिंग क्या हो जाती है, जब सॉर्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम आसानी से सर्चिंग भी कर लेते हैं कि जे भाई रोल नंबर एक्स कहाँ पर है, रोल नंबर वाई कहाँ पर है, तो हम उस लिस्ट में से आसानी से किसी को भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों एरे की। एरे क्या होती है, एरे ऐसे एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होती है बच्चों जो एक ही तरह के हैं। एक ही तरह का मतलब या तो वो सारे इंटीजर होंगे, या फिर वो सारे फ्लोट्स होंगे, या वो सारे कैरेक्टर्स होंगे, या फिर वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे, है ना। तो जब ऐसे कलेक्शन होता है तो उसको हम बोल देते हैं एरे। अब समस्या इसमें बस एक ही होती है बच्चों की जो साइज होता है ना एरे का वो फिक्स होता है, यानी कि हम एक एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स है, यानी कि 10 एलिमेंट है या 50 एलिमेंट है या 100 एलिमेंट है, वो नंबर हमारा फिक्स होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स है, तो हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं 5 6 4 3 7 8 9 2 1 2, तो ये सब के सब हमने एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो एरे की फर्स्ट पोजीशन है, जैसे हम 0th पोजीशन कह रहे हैं, उस पर 5 है, फिर 1th पोजीशन पर 6 है, 2 पर 4 है, 3 पर 3 है, 4th पोजीशन पर 7 है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने 10 एलिमेंट्स को इस एरे में स्टोर कर रखा है और ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कैरेक्टर्स के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं कि 10 स्ट्रिंग हमने स्टोर कर ली या 10 हमने कैरेक्टर्स स्टोर कर लिए। ठीक है, एक ही एरे में। शर्त क्या है कि सबके सब एक ही तरह के डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं स्टैक की। तो बच्चों स्टैक एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें इंसर्शन जो होता है ना या डिलीशन जो होता है एलिमेंट्स का, वो एक ही एंड से होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस टॉय में, ये जितनी भी कलरफुल रिंग्स हैं, ब्लू ग्रीन येलो रेड, ये जितनी भी रिंग्स हैं, ये सब टॉप पर से ही इंसर्ट की जा सकती हैं या फिर टॉप पर से ही रिमूव की जा सकती हैं, और कोई दूसरा एंड नहीं है जहाँ से ये इंसर्ट या फिर रिमूव की जा सके, है ना। अब सोचो आप जैसे ब्रेड होती है हमारे पास, तो ब्रेड के जो पीसेज होते हैं पैकेट में, वो एक ही एंड से ब्रेड के पैकेट के अंदर रखे जाएंगे या बिस्किट के पैकेट के अंदर रखे जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ प्लेट्स रखी रहती हैं, है ना, जिसमें हम लोग डिनर लेते हैं, तो वो प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी रहती है। तो सबसे ऊपर जो प्लेट होगी सबसे पहले हम उसी को उठाते हैं, ठीक है। तो या अगर उसके ऊपर और प्लेट रखनी होगी तो उसके ऊपर ही रख दी जाएगी, है ना। तो यानी कि इंसर्शन है या डिलीशन है वो एक ही एंड से होता है, जिसे हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो इंसर्शन को हम कहते हैं पुशिंग ऑफ द डेटा आइटम, और जो रिमूवल होता है उसको हम कहते हैं पॉप, यानी पुश एंड पॉप जो होता है। अब क्योंकि बच्चों इसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है वही होगा जो सबसे पहले, जैसे इस टॉय में हम देखें कि जो रेड कलर की जो रिंग है वही सबसे पहले रिमूव की जा सकती है,
है ना। तो जो लास्ट में आया था वही सबसे पहले बाहर भी निकलेगा। उसके अगर आपको येलो निकालना है तो पहले येलो नहीं निकाल सकते, पहले आपको रेड को निकालना होगा। तो क्योंकि जो लास्ट में जो पहले आया था वही पहले बाहर निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो बोलते हैं इसको, है ना। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्यू की। तो बच्चों क्यू एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है ना वो अलग अलग एंड से होता है। यानी जहां से इंसर्शन हुआ है वो एक एंड अलग होगा, जहां से डिलीशन होना है वो एक अलग एंड होगा। जैसे आप सोचो कि आप रेलवे की टिकट आपको लेनी है ना। तो सबसे पहले जो आया होगा सबसे पहले उसी को टिकट मिलेगी, यानी कि इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, उस क्यू के पीछे से, ठीक है। और जो सबसे आगे होगा वो रिमूव होता जाएगा, अपनी टिकट लेगा और क्यू से बाहर होता चला जाएगा। तो रिमूवल अलग एंड से हो रहा है और इंसर्शन अलग एंड से हो रहा है। जो लोग भी नए नए आएंगे वो क्यू के लास्ट में एंटर करते चले जाएंगे, और जो सबसे आगे होगा उसे टिकट मिलेगी, वो क्यू से अलग होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सारा काम दोनों इंसर्शन और डिलीशन का काम अलग अलग एंड से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहले आया पहले उसे टिकट मिलेगी, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट क्यू में लगता है। तो अब बात करते हैं बच्चों लिंक्ड लिस्ट की। तो लिंक्ड लिस्ट एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है बच्चों जिसे हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर भी मानते हैं। डायनामिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स नहीं होती एरे की तरह। एरे में तो फिक्स है कि भाई 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 15 एलिमेंट हो सकते हैं, 100 जितने भी हैं फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज कर सकते हो। अभी आपके पास 10 एलिमेंट थे, आपके पास 12 हो गए, 14 हो गए, या 8 रह गए, या 5 रह गए। तो इंसर्शन और डिलीशन आप साथ के साथ कर सकते हो। यानी कि जो एलिमेंट्स की बाउंडेशन है कि कितने एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो एलिमेंट होते हैं, डेटा एलिमेंट होते हैं, उनको क्या होता है जब कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं तो उनके पास का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो 17 है वो मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर होगा, ठीक है। अब 17 जो है उसको अगले वाले का मेमोरी एड्रेस पता होगा। ऐसी 23 वाले को अगले वाले का एड्रेस पता है, यानी 55 का एड्रेस पता है, 55 वाले को 72 का एड्रेस पता है, 72 वाले को 14 का एड्रेस पता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता चला जाता है। और हमें जिसको भी डिलीट करना होता है या नया ऐड करना होता है तो हम जैसे लास्ट वाला है तो एड्रेस हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी हम नया डेटा आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 62 है, 62 मान लीजिए लास्ट वाला था, तो 62 का जो एड्रेस बॉक्स है, ठीक है, उसमें हम एक नए लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे देंगे तो वो दूसरे को पॉइंट करने शुरू कर देगा, यानी हमें नया एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अगर हम किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि पिछला वाला जैसे 14 62 की जरूरत नहीं है अब हमें, तो 14 के पास अब क्या कर देंगे, 14 का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जब वो रिमूव हो जाएगा तो अब वो किसी और को जानता नहीं है, तो जब वो जानता नहीं है तो यानी कि लिस्ट हमारी छोटी होती है। यानी कि इंसर्शन और डिलीशन हम आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लास्ट में ही करेंगे लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट या रिमूव, हम बीच में कहीं भी कर सकते हैं। बस हमें जो एड्रेस है वो चेंज कर देना होता है, और इस तरीके से जो लिंक लिस्ट होती है उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट या फिर रिमूव किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो बच्चों अब बात करते हैं ट्री की। तो ये एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है बच्चों जिसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं ना वो एक खास तरह के ऑर्डर में मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। एक खास तरह की हायरार्की बोलते हैं इनफैक्ट, है ना। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल साहब जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं एचओडीज को। तो मतलब प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल का मेन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। एचओडीज अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टीज को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की होती है कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कम्युनिकेट होना है, कि प्रिंसिपल साहब देंगे एचओडीज को, एचओडीज देंगे फैकल्टीज को, फैकल्टीज देंगे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का एक क्राइटेरिया हो गया, यानी एक हायरार्की हो गई। तो ऐसी ट्री में होता है। ट्री में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो डेटा आइटम्स होते हैं उन्हें सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कम्युनिकेशन है वो एरो के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एज। तो ये जितनी एज दिख रही हैं आपको ये कम्युनिकेशन का फ्लो है, और जो सर्कल्स दिख रही हैं ये नोड्स हैं जिसमें डेटा आइटम्स होते हैं और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो नोड होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। और फिर जिसके साथ ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 3 है, 3 रूट्स के साथ, 3 नोड्स के साथ ये कनेक्टेड है। तो जो रूट है वो एक ही होता है, जैसे प्रिंसिपल साहब एक ही होते हैं तो रूट एक हो गया, उसके बाद एचओडीज हैं तो ये 3 यहाँ पर एचओडीज हो गए, उसके बाद जो एचओडीज हैं वो फैकल्टीज को इन्फॉर्मेशन पास कर रही हैं।
तो रूट एक नोड हो गया हमारा, उसके बाद हमारे 3 नोड हो गए, ये उनके चाइल्ड कहलाते हैं, यानी रूट के 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर और कम्युनिकेशन होता है, तो जो लास्ट में इस तरीके से हमारे नोड्स बढ़ते चले जाते हैं। और जो लास्ट वाले नोड होते हैं ना, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं लीफ नोड्स, ठीक। तो रूट उसके 3 चिल्ड्रन, ठीक है, फिर उसके बाद उन चिल्ड्रंस के भी और चिल्ड्रन, ठीक है। तो रूट क्या हो गया, पेरेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस, ठीक। ऐसे यहाँ पर हमारा बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में शर्त ये होती है कि एक नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। तो हर एक के आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाइनरी ट्री होता है। और जो लास्ट नोड होता है, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, उन्हें हम लीफ नोड कह देते हैं, ठीक है। तो ट्री क्या हो गया बच्चों, कि ये एक ऐसी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गई जिसमें डेटा को एक पर्टिकुलर हायरार्किकल रिलेशनशिप के जरिए दिखाया जाता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में इस रिलेशनशिप के जरिए ही सारे डेटा आइटम्स स्टोर रहते हैं। और जो बाइनरी ट्री होता है उसमें भी इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन बस जो नोड्स होते हैं, यानी किसी भी एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगली डेटा स्ट्रक्चर हमारी ग्राफ। तो ग्राफ एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि वर्टेक्स और नोड्स एक ही बात है, और एजेस का कलेक्शन होती है, ठीक है। तो यानी जो डेटा आइटम्स होते हैं उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो दो डेटा आइटम्स के बीच जॉइनिंग होती है उसको हम एज करते हैं। यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो डेटा आइटम्स को कनेक्ट करती है उसे हम एज कह देते हैं। तो यानी वर्टेक्स और एजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ग्राफ कह देते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीज होते हैं ना बच्चों, वो एक खास तरह के ग्राफ ही होते हैं, ठीक है। तो हम ट्री को ग्राफ कह सकते हैं। तो ट्री अभी हमने समझे थे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इसमें आप देख रहे हो कि कुछ सॉलिड सर्कल्स हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं, और ये जो सॉलिड सर्कल्स हैं ये लाइंस के जरिए आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो सॉलिड सर्कल्स हैं ये हमारे वर्टेक्स हैं, और जो लाइंस हैं वो एजेस हैं। तो ये सॉलिड सर्कल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे हमें दिखाना होता है मैप में कि कई सारे शहर आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच कितना डिस्टेंस है, क्या डायरेक्शन है, तो ये सब हम इसमें दिखाते हैं। तो दो तरह के ग्राफ हो गए, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड। तो जब हम डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं तो उन्हें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और जिसमें हम डायरेक्शन दिखा देते हैं उन्हें हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल ग्राफ है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई है हमने, सिंपली बस ये दिखा रखा है कि नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं एक लाइन के जरिए, ठीक है। और अगर इसी को हम एक खास डायरेक्शन दे के समझा दें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स हैं, एजेस हैं और एरो हैं। तो एरो डायरेक्शन बता रहे हैं कि एक नोड दूसरे नोड से किस किस डायरेक्शन में है ना। जैसे मैप में हम दिखाते हैं एक शहर दूसरे शहर से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में, यानी ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, तो हम उसको ग्राफ के जरिए दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसके बाद होता है एक वेटेड ग्राफ, जिसमें हम दिखाते हैं कि जो एज है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे दो शहर है, मान लीजिए कोई भी दो शहर हैं एक्स वाई, उन दोनों शहरों के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो जो एज होती है उसका एक वेट हो गया कि साहब वो जो एज है वो 100 किलोमीटर की एज है, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं वेटेड ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 0 1 2 3 जो थर्ड वाला हमारा ग्राफ है, ये जो है हमारा वेटेड ग्राफ है। और जो ए वाला ग्राफ है हमारा वो सिंपल ग्राफ है, यानी कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। दूसरा वाला हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है बी वाला, और सी वाला हमारा डायरेक्टेड भी है और वेटेड ग्राफ भी है, जिसमें हर एज का वेट लिखा हुआ है कि 0 से 1 के बीच में जो एज है वो 3, वो कुछ भी हो सकता है, कोई डिस्टेंस भी हो सकता है। 1 और 3 के बीच में 2 कोई डिस्टेंस हो सकता है, 3 और 2 के बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है। तो वो वेट दिखाती है, ठीक है। वेट मतलब उस एज की वैल्यू क्या है ना। तो अब बात करते हैं बच्चों की जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसे सेलेक्ट की जाती है। तो जब हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें अल्टीमेटली सोल्यूशन ढूंढना होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो किस तरीके से करते हैं उस सोल्यूशन को, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या क्या हमारे रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, और किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब एक बार हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज की इसमें ज़रूरत होगी, उसके बाद फिर हम वो ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऑपरेशंस होंगी जिससे हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल पाएगा। तो यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम क्वान्टिफाई कर लेते हैं हर ऑपरेशंस के साथ, और फिर फाइनली हम उस डेटा स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं जो बेस्ट मीट करती होगी हमारी इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से,
यानी कि पहले एनालाइज करना है, फिर ऑपरेशंस को डिटरमाइन करना है और फिर फाइनली डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है, ताकि फटाफट से हमारा प्रोग्राम बन जाए और बेस्ट रिसोर्सेज यानी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमें आउटपुट मिले, यानी कि कम से कम मेमोरी स्पेस और कम से कम टाइम कंज्यूम करे हमारा प्रोग्राम। और अल्टीमेटली हम यही चाहते भी हैं कि हमारा जो प्रोग्राम बन के आए वो कम से कम टाइम ले और कम से कम मेमोरी स्पेस भी ले। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।